सो हाय एवरीवन, आज हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं इनमें कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं जीआईटी के सिस्टम में, इन दो टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जीआईटी के अंदर। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कि ये एक क्रॉनिक जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है इलियम की, मींस कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, देन जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है कोलॉन, या फिर इलियम और कोलॉन दोनों को इन्वॉल्व करता है। इट इज़ ईडियोपैथिक। ईडियोपैथिक का मतलब क्या होता है कि इसका कोई नॉन कॉज नहीं है, ठीक है। और इसकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है इम्यून सिस्टम के साथ होती है कि इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर होता है आपका वेरियस फैक्टर्स के थ्रू, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन जब होती है तो हम उसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। इसकी दो टाइप्स हैं मेजरली। कौन कौन सी हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, जिसमें जो आपका कोलॉन का रीजन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एनल कनाल, मींस के या तो वो रेक्टम में रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर सीकम तक जाता है। देखें, अगर ये रेक्टम है, ये आपकी एनल कनाल है और ये रेक्टम है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका सिग्मॉइड कोलॉन है या जो कोलॉनिक रीजन है, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम, ये इन्वॉल्व होते हैं। या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन जो है वो रेक्टम तक रह सकती है, या फिर रेक्टम से होकर कोलॉन, और कोलॉन के जो लास्ट पे होता है, लास्ट पार्ट पे सीकम, वहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है। इट मे रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द रेक्टम और एक्सटेंड अप टू द सीकम। तो ये रेक्टम का, कोलॉन का सारा पार्ट और सीकम तक जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। देन इसकी जो सेकंड टाइप है वो है क्रोहन्स डिजीज़। इसमें जो लीजन्स होती हैं, इंजरीज़ होती हैं या इन्फ्लेमेशन होती है, या वो पैची होती है, मींस के डिफरेंट स्पेसिस के साथ साथ इन्फ्लेमेशन अगर थोड़ी सी कहीं पे है साथ, लेट्स सपोज आपकी ये एक इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे अगर कोई लीजन है तो फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी। तो इस तरह डिफरेंट पैचेस के अंदर जो है वो इसमें आपकी जो लीजन्स है वो होती हैं, और ये होल जीआईटी को कवर करती हैं। मींस कि आपका जितनी भी जीआईटी है, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक, जितनी भी आपका जो भी जीआईटी की जो वॉल है वहाँ पे पैची या लीजन्स हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं क्रोहन्स डिजीज़। और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं उनको इलियोसिकल डिजीज़ अप टू असेंडिंग कोलॉन, मींस के इलियम का पार्ट, फिर सीकम और फिर असेंडिंग कोलॉन तक जो जाती है, ज़्यादातर इस रीजन के अंदर क्रोहन्स डिजीज़ होती है। वैसे तो माउथ से लेके एनस तक सारे रीजन को कवर कर सकती है पैचेस के अंदर क्रोहन्स डिजीज़, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनका जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो इलियम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम होता है, और फिर असेंडिंग कोलॉन, थोड़ा सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का भी होता है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि परफोरेशंस हो सकती हैं, फिस्टुला हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स जो है वो आ सकते हैं। अब इसमें फिस्टुला क्या होता है, स्ट्रिक्चर्स क्या होते हैं? फिस्टुला में क्या होता है कि आपके कोई जो एबनॉर्मल पैसेज वे जो हैं वो बन जाते हैं। स्ट्रिक्चर्स में जो आपके पैसेज होता है उसकी नैरोइंग हो जाती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो क्रोहन डिजीज़ के बाद आती हैं, और ये लेस रिस्पॉन्सिव होता है टू ड्रग्स दैन अल्सरेटिव कोलाइटिस। मीन्स क्रोहन्स डिजीज़ थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है कि कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं आईबीडी के अंदर। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आईबीडी के अंदर। फर्स्ट क्लास आपकी आती है 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, 5 ASA कंपाउंड्स भी कहते हैं इन्हें। ये सल्फासेलाजीन में सेलाजीन, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, मींस कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको हम सप्रेस कर दें तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होगी। तो उसमें एज़ैथियोप्रिन आती है, मेथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, ये ड्रग्स आती हैं। और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स, ये एक एंटीबॉडी है, इन्फ्लिक्सीमाब, तो इसमें ये भी आती है। अब इनकी 1 बाय 1 फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। पहले 5 ASA कंपाउंड्स जो हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये केमिकली मॉडिफाइड होते हैं बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया टू रिलीज़ 5 ASA। अब जिस तरह सल्फासेलाजीन है, अगर आपने वो जो है वो एडमिनिस्टर की है
तो वो जो कोलोन के बैक्टीरिया हैं आपके, वो उसमें से 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे, या वो केमिकली मॉडिफाइड होगा और रिलीज़ क्या करेगा, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। अब जो 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड होता है वो फिर वहाँ पे लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। किस तरह प्रोड्यूस करता है कि वो इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को और ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब 5AS से कंपाउंड रिलीज़ होगा आपकी ड्रग से, मींस के ड्रग को मॉडिफाई किया जाएगा कॉलोनिक बैक्टीरिया के थ्रू, वो 5AS से में कन्वर्ट होंगी या रिलीज़ करेंगी, और देन फिर 5AS से जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, जिससे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलेगा। और सेकंड पे क्या है कि माइग्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनटू इंटेस्टाइन वॉल इज इंटरफेयर्ड एंड म्यूकोजल सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड प्रोवाइडिंग सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। मींस के जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो इंटेस्टाइन वॉल के अंदर आना, उनकी जो माइग्रेशन है वो भी इंटरफेयर करते हैं, मींस कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स को वहाँ पे नहीं आने देते। तो और आपकी जो म्यूकोजल सिक्रीशन है वो भी कम हो जाती है, बिकॉज आपका प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकोजल सिक्रीशन करवाता है। तो जब वो इनहिबिट होगा तो म्यूकोजल सिक्रीशन भी रिड्यूस हो जाएगी, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स की जो माइग्रेशन है कि वो इंटेस्टाइन वाली वॉल के अंदर आएँ और वहाँ इन्फ्लेमेशन करें, वो भी इंटरफेयर हो जाती है, मींस के वो भी नहीं होती है एज सच। तो इसलिए वहाँ पे सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी मिल सकता है आपको, और IBD के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ स्टूल्स, और इसमें मींस कि आपको जो फ्रीक्वेंसी है स्टूल्स की वो कम हो जाती है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फीवर आपको होता है। यूजेस इन कंपाउंड से कहाँ पे हैं, आपकी दोनों टाइप्स के अंदर यूज़ की जा सकती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज़ के अंदर। देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स और फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में एज़ैथियोप्रीन, मेथोट्रेक्सेट, अब इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि इनको जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो एज़ैथियोप्रीन जो है वो कन्वर्ट होती है 6-मर्कैप्टोप्यूरिन के अंदर, मेटाबोलाइज होके या केमिकल अल्ट्रेशन के थ्रू ये मर्कैप्टोप्यूरिन 6-मर्कैप्टोप्यूरिन के अंदर कन्वर्ट होती है। और ये जो 6-मर्कैप्टोप्यूरिन है ये इंटरफेयर करती है विद फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स जो होती हैं वो आपकी DNA सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, इनमें इन्वॉल्व होती हैं, जो बेसिस होती हैं प्यूरिन्स। तो जब इसमें इंटरफेयर जो है वो इंटरफेयर करेगी इनकी फॉर्मेशन के अंदर प्यूरिन्स की, तो उससे आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, प्रोलिफरेट नहीं होंगे, स्प्रेड नहीं होंगे। तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो DNA RNA में एक अंदर प्यूरिन्स होती हैं, प्यूरिन्स वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो जब उनकी फॉर्मेशन प्यूरिन्स की नहीं होगी, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बनेंगे, तो जो आपकी सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, उनको DNA नहीं मिलेगा, RNA नहीं मिलेगा, तो डिवाइड नहीं होंगे, प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, मींस के स्प्रेड नहीं करेंगे। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो जब इम्यून सेल्स ने बन ही नहीं रहे या प्रोलिफरेट नहीं कर रहे, स्प्रेड नहीं कर रहे, डिवाइड नहीं कर रहे, तो आपकी जो आपकी IBD है उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। इट इनहिबिट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू इम्यून सेल्स, डिक्रीजिंग देयर क्वांटिटी इन द बॉडी। तो ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव फंक्शन अपना किस तरह करता है कि इम्यून सेल्स को डिवाइड नहीं करने देता और उनको प्रोलिफरेट नहीं करने देता, मीन्स के स्प्रेड नहीं होता। जब डिवाइड नहीं होंगे तो स्प्रेड नहीं होंगे। देन इसके यूजेस हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़, और इनको हम कैंसर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में एबनॉर्मल डिवीजन होती है सेल्स की। तो ये क्या कर रहा है, डिवीजन को रोक रहा है। तो यहाँ पे हम कैंसर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, डिफरेंट कैंसर्स के अंदर, और ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है इम्यून सिस्टम का रोल होता है आपके। और अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन का ख़तरा है तो उसमें भी आप प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं कि आप इम्यून सप्रेसेंट दे दें कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए। देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स और काइनेटिक्स हैं। मेथोट्रेक्सेट, इसको हम एमिथोटेरिन भी कहते थे पहले, फॉर्मली इसका जो नाम था। मेथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एक फॉलिक एसिड एंटेगोनिस्ट है विच इज़ एसेंशियल फॉर साइटोकाइन एंड प्यूरिन बेसिस सिंथेसिस। साइटोकाइन जो होता है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और जो प्यूरिन बेसिस है वो आपको बता चुका हूँ कि वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के अंदर जो है वो ज़रूरी होता है। तो साइटोकाइन जो है वो केमिकल सिग्नलिंग करता है, इम्यून सेल्स को बुलाता है वहाँ पे
उनकी एक्टिवेशन करता है। और प्यूरिन बेसिस अगर सिंथेसिस रुक जाएगी या जो एसेंशियल होता है फॉलिक एसिड प्यूरिन बेसिस के लिए, तो प्यूरिन बेसिस सेल्स की डिवीजन के लिए वगैरह ज़रूरी होती हैं ताकि डीएनए या न्यूक्लिक एसिड्स बनाएं। बट जब मेथोट्रेक्सेट आप देते हो तो ये फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, मींस के फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, जिससे प्यूरिन बेसिस की सिंथेसिस नहीं होगी और साइटोकाइन जो है वो आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर प्यूरिन बेसिस नहीं बनेंगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सेल प्रोलिफरेशन है वो रुक जाएगी, न्यूक्लिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा, न्यू इम्यून सेल्स जो है प्रोलिफरेट नहीं करेंगे और जो थे प्रेजेंट थे उनको केमिकल सिग्नल नहीं मिलेगा, साइटोकाइन नहीं होंगे। तो इसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है सप्रेस हो जाएगा। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, आर्थराइटिस, कैंसर और अदर जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उसमें। देन इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं और काइनेटिक्स हैं। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा जो इनहिबिटर्स होते हैं उनमें एक एंटीबॉडी है जो इन्फ्लिक्सीमाब है, ये एक एंटीबॉडी है। और जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा है ये एक साइटोकाइन है। तो ये क्या करती है कि इनहिबिट करती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। तो ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मैकेनिज़्म क्या होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर की। तो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा के साथ जाके ये बाइंड करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं उसकी बाइंडिंग विद रिसेप्टर्स, क्योंकि अगर वो बाइंड करेगा रिसेप्टर्स के साथ तो आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा और आगे इन्फ्लेमेशन होगी। तो हम इसको यूज़ करते हैं, इस एंटीबॉडी को यूज़ करते हैं जो उसको बाइंड नहीं करने देता विद इट्स रिसेप्टर्स, और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसकी हाई प्राइस होती है और एडवर्स इफेक्ट्स भी जो हैं वो आते हैं, इसलिए इसको सिर्फ उन पेशेंट्स में यूज़ की जाता है जो रिस्पॉन्ड ना करें किसी और ट्रीटमेंट को। यूजेस इसके भी क्या होंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़, आर्थराइटिस, बाकी भी इन्फ्लेमेशन जहाँ पे हो रही वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स हैं और काइनेटिक्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हम हार्मोनल ड्रग्स सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पे हमारा लास्ट टॉपिक है गॉल स्टोन डिजॉल्विंग ड्रग्स, मीन्स के जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं उनको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो गॉल स्टोन जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह होती है कि बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जो आपका बाइल होता है उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बाइल सॉल्ट्स ने क्या काम होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को सोल्युबलाइज्ड फॉर्म के अंदर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह एक्शन परफॉर्म करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को सोल्युबलाइज्ड फॉर्म के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का जो कंटेंट है बाइल के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है कि वो उस इमल्सिफिकेशन एक्शन से भी उसको सोल्युबलाइज नहीं कर पा रहे, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। अब वो क्रिस्टल जब उसके बनेंगे तो वो उस क्रिस्टल जो है जो बना कोलेस्ट्रॉल का वो एक बेस बन जाएगी स्टोन फॉर्मेशन की। फिर उसके ऊपर कैल्शियम और डिफरेंट जो आयंस हैं वो आके मेटल्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे उस स्टोन फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए। मीन्स के पहले कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स बनते हैं, वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो जो भी आपके फॉस्फेट्स कैल्शियम जो हैं वो आके उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और एक प्रॉपर स्टोन जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह फिर आपके जो गोल्ड स्टोन है वहाँ पे उसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है। अब गोल्ड स्टोन को डिज़ोल्व करने वाली ड्रग्स कौन सी हैं, उसमें आती है चिनोडायोल, उर्सोडायोल। तो चिनोडायोल जो होती है वो चिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड और उर्सोडायोल जो है उसको हम कहते हैं उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड। अब डिक्रीज़ करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को। अब ये बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट है उसको डिक्रीज़ करते हैं ताकि जो डिसोल्यूशन है कोलेस्ट्रॉल की वो स्टोन सरफेस से हो सके। मीन्स के कोलेस्ट्रॉल को इन्होंने क्या करवाना होता है, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बाइल में कम करना होता है और जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन सरफेस पे होता है उसको डिज़ोल्व करना होता है। मैकेनिज़्म क्या होगा, चिनोडायोल सिंथेसिस जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वो कम करती है। कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट किस तरह कम करती है बाइल के अंदर कि उसकी सिंथेसिस को ही कम कर देती है। और उर्सोडायोल क्या करती है कि वो एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल की स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको इनहिबिट कर देती है।
कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो आगे फिर पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा नहीं उसका, तो वहाँ पे कंटेंट जो है उसका कम हो जाएगा। और चिनोडायोल जो होती है वो सिंथेसिस ही नहीं जो है वो इनहिबिट कर देती है, सिंथेसिस नहीं होने देती। तो इस तरह ये अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। दोनों एक्शंस में का क्या रिज़ल्ट होता है कि लेस अवेलेबिलिटी होती है कोलेस्ट्रॉल की बाइल के अंदर, तो जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो कम हो जाता है, और जो फ्री बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो फिर जो कोलेस्ट्रॉल सरफेस पे होता है स्टोन्स की उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनका प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और यूजेस क्या हैं गॉल स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। और ये आज का टॉपिक था जो हमारा एंड होता है जीआईटी का सारा सिस्टम। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी डिस्कस करेंगे।